अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। जी हाँ, 76 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, द प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के एपिसोड में हमारे जो एम्बेसडर हैं वो बहुत ही एक स्पेशल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी आती हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये चीज़ें मेरे हिसाब से सेकेंडरी है, प्राइमरी होती है सेहत। और जब सेहत बहाल होती है और सेहत के तमाम मामलात ठीक होते हैं, तो आप डिसीजन सही लेते हैं, आप अपने विजन को देखते हैं, मिशन को देखते हैं, अपना रोड मैप बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों को अचीव करने के लिए अपनी जो फ्रीक्वेंसी है या अपनी स्पीड है या जो अपना माइंडसेट है वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। इस मामलात को देखते हुए मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ैबिस में अक्सर आप देखते हैं तो मैं आपको डॉक्टर से अक्सर मिलवाता हूँ, मगर मैं आज आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो मैं ये कहूँगा कि जिनसे डॉक्टर्स भी जाके मिलते हैं कि आगे क्या होना है, किस कदर होना है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कोई ऐसी प्रोडक्ट आए जो हमारे जितने भी विक्टिम्स हैं किसी भी डिजीज़ के लिहाज से, उनके लिए हम प्रिकॉशंस या उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। जैसे खुदा न खास्ता कोरोना आया था तो बहुत ज़रूरी था कि कुछ वैक्सीनेशंस वगैरह आएँ, तो ऑब्वियसली लोगों का ज़्यादातर जो रुझान था वो मेडिसिन कंपनीज़ के ऊपर था। तो आज के जो हमारे अलमनाए हैं वो बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड से, और मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और जो स्टूडेंट्स समवॉट चाहते हैं कि उनका फ्यूचर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड फील्ड से हो, उनके लिए भी बहुत सारी टिप्स होंगी। तो आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही, मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल मार्केटर भी हैं, सेल्स में बहुत अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you, Ateek. Thank you very much for inviting me on your show. और बीइंग अ सीनियर ब्रांड मैनेजर पूरे पाकिस्तान, शायद आपके इंटरनेशनल भी विजिट्स ज़्यादा होते हों, मगर पूरे पाकिस्तान तो आपको घूमना पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ये बताएं कि कैसे, क्या और किस कदर ये इत्तेफाक हुआ इस फील्ड में आने का? The story starts from right here in Zabist. मैं I basically belong from Hyderabad. In 2005, moved to Karachi, start my bachelor's from another university, and after 2010, I started my master's. फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री ज्वाइन की। थोड़ा सा काम उसमें किया, फिर उसके बाद मीडिया में चला गया। मीडिया में एक प्रोडक्शन हाउस था, उसके साथ अटैच रहा। बहुत मज़ा आ रहा था मीडिया के अंदर। उस वक्त आपको याद होगा 2010, 11, 12 एक मीडिया का बूम स्टार्ट हुआ था और काफ़ी न्यू चैनल्स पाकिस्तान में आ रहे थे, एजेंसीज आ रही थी, ग्रुप एम वाज लाइक एवरीवेयर, पाक मीडिया कॉम और बहुत सारे चैनल्स आ रहे थे। तो उस वक्त किया, लेकिन बस फिर कुछ लाइफ में चेंजेस था कि आए कुछ चीज़ें कि मैं सोचा कि चलो यार मीडिया को छोड़ते हैं। एंड आखिरी सेमेस्टर था मेरा और बस मैंने कहा चलो यार फोकस करके बस ज़्याबिस्ट के एमबीए फिनिश करना है। आपको पता है अभी भी होगी और उस वक्त भी होती थी, मास्टर्स की एक रिक्वायरमेंट होती थी, इंटर्नशिप। तो फाइजर पाकिस्तान विजिटेड ज़ाबिस्ट और ज़ाबिस्ट में उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। वॉक इन इंटरव्यू में गया मैं and alhamdulillah I got selected for internship in Pfizer Pakistan. It was around 4 weeks of internship, but they extended it till 12 weeks. फिर उनका एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आया, उसके अंदर अप्लाई किया, उसके एक रिग्रेस प्रोसेस था, उसको वो किया, उसके अंदर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। फाइजर पाकिस्तान के साथ तकरीबन को मैं 1.5 से पौने 2 साल अटैच रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा, वहाँ कॉर्पोरेट सेल्स में भी रहा, लेकिन मेनली जो मेरा फोकस था वो मार्केटिंग में ही था वहाँ पे भी। आफ्टर फाइजर पाकिस्तान मूव टू अब्रॉड, थोड़ा सा फैमिली मेरी दुबई में सेटल थी तो उसके साथ वहाँ मूव कर गए, लेकिन पाकिस्तान फिर ऑब्वियसली आपको पता जो सेटल यहाँ था फिर यहीं वापस आए और दोबारा एक और कंपनी थी फार्मास्यूटिकल हाईमोट, उसको ज्वाइन किया। वहाँ बहुत सारी लर्निंग हुई क्योंकि वो हर्बल मेडिसिन के थे और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली तो हर्बल मेडिसिन का काफ़ी कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान के अंदर स्टिल अभी भी इस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, न्यू लर्निंग्स अभी हो रही हैं इसके अंदर। लेटर इन 17 आई ज्वाइंड अ कंपनी नोन एज एस्पन, जो कि एस्पन एंड जॉनसन एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट्स को यहाँ मार्केट करता था। बड़ा हाउस होल्ड नाम है मोटिवियल, और इसकी और 2-3 प्रोडक्ट्स थी, उनको देख रहा था।
फिर बैक इन 2020 फाइनली आई जॉइन मार्टन एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्टन में ही चल रहा हूँ. सो फार्मास्यूटिकल का जो स्टार्ट हुआ जर्नी वो यहीं जैबिस से हुआ. और अभी जिस टाइम स्लॉट में हम बैठे हैं, अभी आपसे जैसा बात हुई थी आते हुए, तो सेम टाइम स्लॉट होता था कि हमारी क्लासेस का, और वही मैं ऑफिस से निकला तो आई वाज टेलिंग माय ड्राइवर कि यार यही टाइम होता था, भागते हुए पहुंचे होते थे, और जैबिस की क्लास के 1 मिनट लेट हुए और एब्सेंट लग गई, और 3 एब्सेंट्स होते. बिल्कुल. तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम. आपके साथ भी यहाँ ज़ैब एफएम में भी बड़ा काम किया, बिल्कुल. बड़ा मज़ेदार वो रहता था. एंड कैंपस आके खुशी हुई बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह. देख के बड़ा मज़ा आया. बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सी पुरानी यादें, उसको भी हम छेड़ेंगे, मगर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ऑब्वियसली एक बच्चा होता है जो मतलब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि भाई वो इस तरह पढ़े, इस जगह जाए, ये वो, और स्कूल का जो इनिशियली आपका जो मतलब जो आपका बेस बनता है वो किसी स्कूल से बनता है. स्कूलिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और स्कूलिंग में आप कैसे स्टूडेंट थे? अच्छा, लाइक आई सेड कि आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद. मेरी जो मेनली स्कूलिंग हुई है वो आर्मी पब्लिक स्कूल्स से ही हुई है. और इनिशियल जो मेरी मैट्रिकुलेशन जो था, इवन इंटरमीडिएट जो था मेरा आर्मी पब्लिक कॉलेज का था, आर्मी पब्लिक कॉलेज हैदराबाद कैंट. और उस वक्त भी थोड़ा सा हालात यही थे कि डिबेट सोसाइटी के अंदर वो पार्टिसिपेट करना, अदबी सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करना. मैंने हेड की है बाकायदा सोसाइटी, अदबी सोसाइटी अपने कॉलेज की. डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना. तो आई वॉज मोर लाइक, पढ़ने का इतना शौक नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ मैं, लेकिन ये ज़रूर था कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़रूर होते थे. पढ़ते इतना ज़रूर थे कि बस पास हो जाते थे. सही, मतलब एवरेज स्टूडेंट. हाँ, एवरेज. मैं अपने आप को एवरेज ही कंसीडर करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की शुरू दिन से एक वो थी टीचिंग, वी डोंट वांट कि आप हमेशा फर्स्ट आएँ. वी वांट कि आप जो पढ़ रहे हो ना आपको अच्छे से आता हो. सही. भले आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन यू शुड कॉन्फिडेंट ऑन इट, और आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं. सही. तो एज वाले स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं है. मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A+ था, इंटरमीडिएट में मेरा A+ था, 80s में ही मेरी बहुत थी परसेंटेज. अच्छा अहमद, अभी तुमने कहा कि भाई पढ़ने वढ़ने में इतना दिल नहीं था, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज. अब उसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो आप आर्टिस्टिक माइंड के बंदे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पर भी आर्ट के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें देखी की भी साथ में. बट उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है बच्चा बहुत ही नोटारियस, जिसको सिर्फ हरकतें सूझती हैं. तुम किस कैटेगरी में अपने आप को फॉल करोगे और क्यों? नहीं, मैं खैर नोटोरियस तो बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. आई वाज काइंड ऑफ क्वाइट गाय, और अच्छा बच्चा था, तमीज़दार बच्चा था. अब थोड़ा सा वो हो गए, लेकिन नोटोरियस में नहीं था. लेकिन ये ज़रूर था कि आई वाज मतलब क्लासेस के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर ये होता था कि दिमाग के अंदर वो बात चलती थी या वो काम करना था जो कोई नहीं कर रहा. सही. शुरू से एक ये था कि यार अपनी तो लाइन अलग बनानी है, कि जो सारे कर रहे हैं काम वो जस्ट फॉर द इंक्लूजन इन द सोसाइटी, एज अ सोशल नॉर्म हम कर लेते थे. हाँ ठीक है यार, सारे कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, ठीक है ओके. लेकिन जो मेजर फोकस होता था वो यही होता था यार कोई भी काम ऐसा करना है जो कि बाकी नहीं कर रहे हैं उससे हट के करें. आपने अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे, डिबेट के अंदर भी आप थे. तो आप कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप ये कहेंगे आपके टीचर्स स्पेशली जो आपको याद भी आ रहे हो कि ये टीचर्स है जिन्होंने आपको बहुत ही बड़े ही अच्छे अंदाज में सिखाया, समझाया, और जहाँ डांट की ज़रूरत पड़ी डांट भी पड़ी, और आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिफरेंट चीज़ की हो? डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के अंदर हम आर्मी पब्लिक से compete कर रहे थे, और रीजनल लेवल की एक वो था, कंपटीशन था, और उसके अंदर हमने किया था. तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर हमारे एक टीचर होते थे उर्दू के, अभी भी है माशाल्लाह से, क्वाइट यंग बंदे, सर वकार. तो उन्होंने मेरा असेसमेंट राउंड हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा अच्छा भाई आप करना चाहते हैं? मैंने जी बिल्कुल करना चाहता हूँ. तो उन्होंने मुझे एक स्पीच लिखने को दी. मैंने वो स्पीच लिखी और उनको बस ले गया. मैंने मेरे तो ये ख्यालात है. उन्होंने उसी चीज़ को जिस तरह कन्वर्ट किया, और जितनी सॉलिड उर्दू और मतलब सखील उर्दू आई वुड रादर से उसको किया, और उन्होंने फिर उसको कहा कि तुम ये कर लोगे.
मैंने कहा मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, और क्योंकि आपको पता है डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें आपको ना सिर्फ लफ्ज़ या सिर्फ कोई चीज़ डिलीवर नहीं करनी होती, आपको थोड़ा सा Expressions. एक्सप्रेशंस और जज्बात और ज़रा वो चीज़ें चाहिए होती हैं। और वो इत्तेफाक से पाकिस्तान के ऊपर ही स्पीच थी, और उसका जो इंट्रो था वो आके मैंने अपने घर पे ना ऐसी रिहर्स कर रहा था शीशे सामने, तो मैंने अपने उसके भाई को या बहन को से सुनाया, तो उन्होंने कहा तुम बोल क्या रहे हो? मैंने कहा मैं उर्दू बोल रहा हूँ। तो ये कौन सी उर्दू है? एंड एक्चुअली में जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो भी उनका ताल्लुक तो एक डिफेंस फोर्सेस है, तो वो उसके अंदर अपने उनको भी डिक्लेमेशन का बड़ा शौक था, तो इट रन्स इन आवर ब्लड। तो वो उन्होंने तो ऑल ओवर पाकिस्तान वो किया, तो जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा तुम्हें ये कैसे लिख के दिया? मैंने कहा मेरे सारे उन्होंने। तो फिर उन्होंने मुझे एक एक लफ्ज़ बताया कि यार इसको डिलीवर करना किस तरह है, सही. और एक एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ है क्या, क्योंकि हम जो उर्दू बोलते हैं वो उर्दू काफ़ी गलत है। Indeed. तो हम गलत को भी गलत ही बोल रहे होते हैं बेसिकली, तो और लिख भी गलत ही रहे होते हैं, लेकिन सही उर्दू बोलना और उस चीज़ को डिलीवर करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पीच मैंने की भी और डिलीवर भी की, और माशाल्लाह से विन भी किया वो कॉन्टेस्ट। सही. तो वो एक स्कूल लाइफ का में एक बड़ा अच्छा, एक बड़ी अच्छी मेमोरी है, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। बिसाइड दिस जो आप नटोरियस की बात कर रहे थे, और बहुत सारे काम किए हैं, कुछ मतलब इनायत कर दे. हाँ, तो मुझे गाड़ियों और बाइक्स का बड़ा शौक था। सही. बाइक्स के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है, अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन अगर आप अभी भी चेक करें तो हर जगह से आपको निशानात मिलेंगे कि नहीं, वो आप तो जब आते थे ज़ैबस तब भी आपके पास एक बाइक होती थी. एग्जैक्टली और उसी टाइम लोग 70 125 इस्तेमाल करते थे, तो मुझे याद है कि आप MB सीरीज की बाइक आपके पास होती थी. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके ऊपर बड़े काम किए हमने, और बड़ा गिरे भी, लर्निंग भी हुई, और बट द बेस्ट पार्ट वाज के मेरे फादर बड़े सपोर्टिव होते थे। सही. वो कभी भी मुझे गलत काम करने के लिए वो नहीं करते थे, वो सबकॉन्शियसली मुझे सिखा रहे होते थे, उनके साथ जा रहा हूँ, ड्राइव वो कर रहे हैं, तो वो आपने देखा रोडों के ऊपर लड़के बाइक्स कर बिल्कुल, रहे होते व्हीलिंग हैं, वगैरह तो सब कुछ. वो वाली चीजें कभी नहीं की, अल्लाह का शुक्र। वो सबकॉन्शियसली सिखा रहे होते थे, देखो बेटे ये गलत है, या देखो किस फैमिली के, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीजें गलत है। लेकिन वो साथ साथ कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया, यार तुम अपने मतलब शौक अगर करने हैं तो स्पेसिफिक एरिया है, या जो एक तरीका पाकिस्तान में आपको पता है ट्रैक्स वाला इस तरह की तो कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल. और उस जमाने में हमारे पास एक लेने के क्लिफ्टन या सीवीयू या डीपी डेविल्स पॉइंट ये जगहें होती थी जहाँ थोड़ा बहुत हम कर लेते थे वो भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को तंग नहीं किया रोड के ऊपर कि किसी गाड़ी को हमने कोई वो किया हो। तो उसमें हमारे बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए, और वो यही होता था जब गाड़ी लग जाती थी या बाइक लग जाती थी फिर ऐसा तो वो खामोशी से आगे खड़ी हो जाती थी। सही. और उसके बाद जब सुबह अब्बा देखते थे और या वो करते थे, तो अम्मी एज यूजुअल थोड़ा सा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, तो फादर ने कभी उसके ऊपर डांटा नहीं। उस चीज़ से मेरी लर्निंग या वो समझाया ज़रूर उन्होंने कि देखो ये चीज़, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्लसेस हैं, क्या माइनस हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। उस चीज़ से फ़ायदा ये हुआ कि कभी ना किसी चीज़ को छुपाने की आदत नहीं थी। सही. तो द पॉइंट आई वांट टू फोकस ऑन कि आजकल थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स वगैरह के अंदर भी ये देख रहा हूँ, और जो वो है चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोलते या क्लियर नहीं कहते, यार जो चीज़ है वो फौरन उसको उस तरह नहीं डिलीवर कर रहे होते कि ये चीज़ इस तरह है और इसको ऐसे ही कर ले। उसकी वजह यही है कि अगर जब तक आपका इन्वायरमेंट ऐसा ना हो ना कि आपकी एक्सेप्टेंस ना हो, या लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं उसको समझे नहीं, और आप अपनी बात बिल्कुल डिलीवर ना कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। कि किसी भी आइडिया में या किसी भी चीज़ में, जो भी मेरा लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है, आई हैव लर्न वन थिंग कि कोई भी आइडिया है, बिल्कुल कोई भी चीज़ है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है उस चीज़ की, वो बहुत ज़रूरी है। सही. कि आप उसको प्रेजेंट ज़रूर तरीके से करें, और अगर गलती होती है ना, दैट्स अ गुड साइन। बिल्कुल. आप गलती कर रहे हैं, दैट्स मीन यू आर ट्राइंग। आप गलती कर रहे हैं जब भी फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो वाली चीज़, गलती से ना डरें, कीप ऑन ट्राइंग, करते रहें, और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ के अंदर ज़रूर करें, जितनी करनी है करें। इसमें बहुत सीखने का आपको अभी स्पेस है, और लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से खुद सीखें।
ना उनको कि रियलाइज भी करें। दूसरों को उससे देखें। रियलाइज से ज़्यादा उससे आप अगर आपकी लर्निंग नहीं है ना, तो वो पे बहुत बड़ा मसला है। लर्न ज़रूर करें। सही। अच्छा, ऑब्वियसली स्कूल का, कॉलेज का वक्त गुजरता है, फिर बाहर से शुरू हो जाती है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हाँ। तो अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का किस तरह, मतलब, और ये बिजनेस की फील्ड किस तरह माइंड में आया? क्योंकि अच्छा। आपका शौक तो बचपन से गाड़ियों में था, तो एनालिटिकल इंजीनियरिंग भी हो सकती थी, मैकेनिकल भी हो सकता था, गाड़ियों का इंजीनियर, मतलब बहुत कुछ हो सकता था, तो ये बिजनेस फील्ड कैसे? अच्छा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह का है कि मेरी फैमिली के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीबडी इज फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट सेक्टर। माय मदर वाज अ लेक्चरर, माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सेटअप, मेरे भाई मेरी सिस्टर सब इसी में सेटअप में। मुझे शुरू से ना बिजनेस बड़ा अट्रैक्ट करता था कि यार कि मेरे चचा थे, बेसिकली उनका गाड़ियों का बिजनेस था दुबई के अंदर काफ़ी ह्यूज। तो मैं उनको बड़ा आइडलाइज करता था यार कि गाड़ियाँ तो एक इंटरेस्ट था, ऑब्वियसली हर लड़के का होता है, आप बड़े होते हैं। तो मैं उनको बड़ा आइडलाइज करता था यार बिजनेस की ही तरफ मूव करना है, बिजनेस ये होता किस तरह है, क्या है, किस तरह है। फिर कुछ फैमिली फ्रेंड्स इस तरह के थे, वो मेमन फैमिलीज के साथ ज़रा ज़्यादा उठना बैठना था, उन लोगों का बिजनेस देखना, उनका वो करना कि यार इनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, इनका एक किस तरह सेटअप होता है। क्योंकि आपको पता है कि हर फैमिली का एक जो, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर की वो उससे अटैच है तो उनका एक डिफरेंट घर का माहौल होगा। बिल्कुल अगर एक प्राइवेट सेक्टर से अटैच है उनका एक डिफरेंट घर का माहौल होगा, बिजनेस है उनका एक डिफरेंट घर का माहौल होगा। सही कह रहे हैं। तो जहन में यही था। एक सेकेंडली ये कि शुरू से एक प्रायोरिटी फिक्स थी कि यार पेरेंट्स को ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। आई एम यंगेस्ट इन द लॉट, वी आर 6 सिबलिंग्स, तो पेरेंट्स के साथ किसी ना किसी को रहना है। तो किसी ऐसी फील्ड में जाना मेरे लिए मुझे मुमकिन नहीं था कि जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर हूँ, ख़ासतौर से पेरेंट्स से। तो मैंने कहा यार ये वाली चीज़ सही है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम पढ़ तो लेते थे पास होने के लिए, इतना ज़्यादा वो, मैंने कहा यार BBA अच्छा है। और बैक इन 2005 उस वक्त एक स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, बिल्कुल दैट वाज मुशर्रफ एरा, जिसने HEC बनाई। और उसी वक्त HEC आई पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई, बहुत सारी तो उस वक्त एक चीज़ स्टार्ट हुई थी। अब ऑब्वियसली शिफ्ट हो गया है, पूरा एक जो पैराडाइम शिफ्ट है। अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री, MBA BBA, उसकी अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो उस वक्त वो एक नई चीज़ थी, तो हमेशा से एक कोशिश था, मैंने आपको शुरू में कहा कि था कि यार कोई चीज़ डिफरेंट करो। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि यार हर कोई तो गवर्नमेंट सेक्टर में, फादर टेलीकॉम में थे, मदर एजुकेशन में थी, भाई फोर्सेस में थे। मैंने कहा नहीं यार कुछ अलग से ही डिफरेंट ही करना है। सही। तो अंडर ग्रेजुएशन फिर कहाँ से किया आपने? मेरा जो बैचलर्स है वो PF कीट का है, कराची के अंदर एक यूनिवर्सिटी है PF कीट, मैंने वहाँ से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, मेजर्स वही मार्केटिंग में। अच्छा, फिर ज़ैबिस का रुख कैसे किया? मुझे BBA बेसिकली ज़ैबिस से ही करना था। सही। और जब मैं आया था तो ज़ैबिस्ट, दैट वाज अ गोल्डन टाइम ऑफ ज़ैबिस्ट, मैडम अजरा मकसूद और डॉक्टर जावेद लगारी। और उस वक्त इसके एडमिशन्स वो हो गए थे, क्लोज हो गए थे। तो मैंने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, तो इसमें PF कीट भी उसमें था, मैंने वहाँ। और उस वक्त इनिशियली फिर वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना बैचलर्स। सही। तो फिर लेटर ये हुआ गया, चलो अब 1 सेमेस्टर हो गया है, 1.5 सेमेस्टर हो गया, तो अब कंप्लीट कर दें। MBA चलो ज़ैबिस से कर लेंगे। तो फिर मैंने लेटर ज़ैबिस MBA जो है मैंने ज़ैबिस से किया। तो मतलब आपने हैदराबाद में आर्मी पब्लिक से सब कुछ पढ़ा, इंटरमीडिएट तक सारा मामला वहाँ पर हुआ, फिर आप अगेन PF की तरफ आए, देन अगेन ज़ैबिस, वहाँ से ज़ैबिस तक पहुँचे। ज़ैबिस की वाइफ से क्या फील हुआ? ऑब्वियसली एक डिफरेंट टच तो है, वो सब जानते हैं, मगर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। अच्छा, ज़ैबिस का ना बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जब आप आते हैं यहाँ तो एक डिफरेंट ही वो होता है कि आपकी मॉर्निंग क्लासेस भी होती हैं, इवनिंग क्लासेस भी होती हैं, सुबह 8 बजे वाली क्लास भी बिल्कुल लेते हैं हम। आई स्टिल रिमेंबर मैम आयशा, हमारी एक इंग्लिश की वो होती थी, तो वो उनकी सुबह 8 बजे क्लास होती थी। ज़ैबिस का ना अच्छा एक क्लास हो गई, उसके बाद अब आपका 4-5 घंटे फ्री है। ज़ैबिस का एक बड़ा कैंपस तो है नहीं, ठीक है, डिफरेंट छोटे छोटे कैंपसेस हैं, और हर कैंपस की एक अलग वाइब है। 154 चले जाए अलग है। जो ज़ैबिस्टियंस हैं मेरे ख्याल से वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। 154 की अलग वाइब है, 100 की अलग वाइब है,
दूसरे कैंपस की अलग वाइब है। तो ज़ैबिश का ना बस ये है कि जो ये पूरा एरिया, जो पूरी विसिनिटी है, उसके अंदर ऐसा लगता है हाँ यार ये तो मतलब वैसा अपना ही है। अपना एरिया है, अपना इलाका है। सेकंड जो मुझे दूसरी चीज़ जो ज़ैबिश की सबसे अच्छी लगती थी, यहाँ की फैकल्टी एट दैट टाइम मुझे बड़ी अच्छी फैकल्टी मिली। आई एम मिसिंग द नेम, जो रिसर्च पढ़ाते थे, राशिदी साहब, ज़की राशिदी साहब। ज़की राशिदी साहब। तो माशाल्लाह से उनसे पढ़ा, उनका कोई वो नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी। ज़ैबिश के अंदर हमेशा कोई एक ना एक ऐसा कोर्स ज़रूर आ रहा होता था न्यू, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं कर रही होती थी, या आपको जो उसका फैकल्टी मेंबर मिलता था, वो ऐसा फैकल्टी मेंबर मिलता था। अच्छा, मुझे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स ऐसे मिले जो कि मार्केट के ही थे। बिल्कुल। मेहरान फूड्स के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर होते थे, मैंने उनसे पढ़ा। PIA के एक सलाउद्दीन साहब होते थे, उनसे पढ़ा। 2-3 ऐसे थे। तो वो जो आपको रियल टाइम कॉर्पोरेट का जो एक इन्फ्लक्स मिल रहा होता था, वो बहुत अच्छा होता और था। अल्हम्दुलिल्लाह सेम लेगेसी आज भी है। आज भी हमारे पास तकरीबन आप देखेंगे तकरीबन कोर्सेज के अंदर जो मार्केट के जाइंट्स हैं या जो मार्केट के लीड्स हैं, जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वही फैकल्टी मेंबर्स आज भी बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं और सेम लेगेसी आज भी चल रही है। अच्छा, अब तुम ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत हमें ये बताओ कि ज़ैबिश में ब्रांड के हवाले से क्या-क्या पढ़ा? क्योंकि मुझे याद है कि हमने ब्रांड मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और शायद हमने मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग का कोर्स मीडिया भी प्लानिंग साथ। एंड बाइंग भी साथ किया था हमने, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसा इत्तेफाक था तुम्हारा? मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग तो बड़ा मजेदार कोर्स था हमारा, और उसी की वजह से मेरा सारा मीडिया में इंटरेस्ट शुरू हुआ था कि यार ये होता किस तरह है, मतलब पूरी एक साइंस है ना, उसको आप समझना पड़ता है। ब्रांड के अंदर जो ब्रांड ट्रैप्स, ब्रांड लेगेसी, अच्छा जो आप क्लासरूम में बैठ के ब्रांड पढ़ रहे होते हैं ना, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी केस स्टडीज हैं, उनकी चीजें हैं, और जब आप एक्चुअल में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ रहा होता है ना, तो वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। विद इन दिस अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर FMCG brand is a totally different ball game, and pharmaceutical brand is a totally different ball game. Indeed. आपके जो फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स हैं वहाँ आप DTC नहीं कर सकते, डायरेक्ट टू कंज्यूमर नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन कोई भी एथिकल कंपनी नहीं कर सकती। आपका एक इदारा है ड्रैप, उसकी तरफ से आपको रिस्ट्रिक्शंस है, आप नहीं कर सकते। FMCG इज अ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट ना, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली। ठीक है। इसकी जो लिमिटेशंस नहीं है, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसकी जो लिमिटेशन है, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम एक लिमिटेड मार्केट पे जाते हैं, हमारा कंज्यूमर अलग है, हमारा कस्टमर अलग है। इंडीड। तो हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं, वो हमारे कंज्यूमर को सेल करता है। अच्छा, एक चीज और भी थी जो हम पढ़ रहे होते थे उस वक्त, हमने देखा था कि पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने बहुत पढ़ा। जितना मुझे याद है कि बहुत सारी जो हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू चीजें देखते हैं रूटीन के अंदर, वो पर्सनल केयर की ब्रांड्स बहुत ज्यादा थी। जो मेरे पास भी प्रोजेक्ट था, अनफॉर्चुनेटली वो फेमिनाइन प्रोडक्ट थी, जिसपे तुम्हें याद हो कि हम चारों ही लड़के थे, मोहिब वगैरह, और हम सब तो हम खुद परेशान थे कि हम लड़के यार इस फेमिनाइन प्रोडक्ट को करेंगे, और दैट वाज द वेस्पर कंडीशनली। तो ये बहुत था एक्चुअली। जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये कमाल तो ये है एक ब्रांड मैनेजर का कि वो विदाउट जेंडर बाइस होते हुए एक अच्छी कैंपेन लेकर आए। लेकिन वो भी जो आप ब्रांड जैसी बात कर रहे हो, वो FMCG ब्रांड है। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है, वो FMCG ब्रांड है। फार्मा ब्रांड इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। वहां आपको सीम्स लाइक वहां बहुत मुश्किल हो जाता है कोई कैंपेन लाना। और अच्छा, आपका कैंपेन का मीडियम भी लिमिटेड है। इंडीड। आप कोई भी मतलब हैंकी पैंकी कर ही नहीं सकते। ATL नहीं यूज कर सकते ना, अबव द लाइन तो आप यूज ही नहीं कर सकते। मीडिया यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप क्या यूज करेंगे? पब्लिक सर्विस मैसेज। तो आपके पास वहां ब्रांड मैनेजमेंट के साथ साथ ना टीम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चल रही होती है, कि वही आपको ब्रांड बना रहे हैं। सही। तो वहां टीम को कैसे लेके चलना है? ऑल ओवर पाकिस्तान टीम है, उनसे किस तरह लाइजनिंग रखनी है, क्योंकि वो बेसिकली उनका जो कस्टमर है वो डॉक्टर, मेरा जो कस्टमर है वो मेरी टीम है। सही कह रहे हैं। Whatever I make a strategy or a concept or a campaign, first I have to sell it to my team. वो टीम फिर उसको सेल करेगी आगे। तो वहां एक डिफरेंट बॉल है। ऑन द अदर हैंड जो कि FMCG ब्रांड्स होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आप यू आर डायरेक्टली सेलिंग टू कस्टमर। सही कह रहे हैं। और इन दोनों चीजों में ना, जब आप एक्चुअल में बैठते हैं
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि एक जो प्लस है फार्मा के अंदर ये है कि आप ऑब्वियसली आप डायरेक्टली डॉक्टर्स से कांटेक्ट कर रहे होते हैं या डॉक्टर्स के ऊपर कैम्पेन कर रहे होते हैं, तो वो जो एक फर्टिलिटी है उसका एक अलग माइंडसेट है। जिस तरह हमने मीडिया में पढ़ा सोशियो इको क्लासेस अलग अलग हैं, वो चीज़ें यहाँ भी अप्लाई हो रही होती हैं। डॉक्टर्स भी ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन बीइंग्स ना, ऑब्वियसली तो उनके वो भी डिफरेंट सोशियो इको क्लासेस से बिलोंग करते हैं, वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। लेकिन इट्स मोर ओवर लाइक अब जो हम जिस मार्केटिंग एरा या जिस मार्केटिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और ब्रांड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसमें स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है। सही। कितनी जल्दी चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं, स्पेशली आफ्टर द डिजिटल वर्ल्ड। इन अ डिजिटल वर्ल्ड आपका कंटेंट कितनी जल्दी वायरल हो रहा है, आप कितनी स्पीड में उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जितना बड़ा ब्रांड है उतनी बड़ी अगर आपने कोई चीज़ ऐसी कर दी है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, तो हमने भी रिसेंट पास्ट के अंदर 2-3 एग्जांपल्स देखे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, हमारे यहाँ भी एक ब्रांड था, कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, तो उसको ब्रांड ने रिस्पॉन्ड किस तरह किया। अभी आजकल एक बड़ी वो चल रही है, सफायर रिलेटेड वीडियो बहुत चल रही है। अब उसको ब्रांड ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया कि भाई उस जो हुआ इंसिडेंट वो कैसे हुआ, क्या हुआ, या ब्रांड उसके ऊपर क्या फील करता है। तो इस तरह की चीजें ना, अब जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का वो काफी टफ है। फिर अब कंपटीशन भी काफी रैपिडली आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। फार्मा की अगर मैं बात करूं, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन एक्सटेंसिवली बढ़ रहा है। national companies initially when we started I started my career in pharma, तो उस वक्त जो हमारा एक शेयर था कि MNCs 55%, national companies 45%. now it is totally upside down. अब तो मेरे ख्याल से 90-10 या 80-20 का ही रेशो चल रहा होता है कि आपकी 90% मेजर जो है वो नेशनल कंपनीज है, और फिर नेशनल कंपनीज के अंदर भी आपकी जो गुड एथिकल कंपनीज है वो भी फिर एक सर्टन चंक है। तो अगर ओवरऑल हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री में 700 प्लस कंपनीज हैं, लेकिन जो रूल करती हैं पूरी इंडस्ट्री को वो टॉप 50 कंपनीज हैं जो रूल करती हैं। टॉप 50 में भी टॉप 10 कंपनीज हैं जो कि आपकी सारे एक तरीके से कि समझिए कि गाइडलाइंस क्रिएट कर रही होती हैं या ट्रेंड्स क्रिएट कर रही होती हैं, कि वो जो टॉप 10 कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज हैं, वो जो कर रही होती हैं, बाकी फिर वो सारे उसके फॉलोअर्स होते हैं। ऐसा सिंपल रूल ना कि जो आपका ब्रांड लीडर है उसी को फिर सारे फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वो टॉप 10 कंपनीज ही हैं जो फिर हर दूसरी कंपनीज में आपको वही नजर आ रही होती है। उसमें फिर ये होता है कि आप कहीं अपनी एक नीश सेगमेंट अलग बना रहे होते हैं, कहीं अपना ब्लू ओशन स्ट्रेटजी अलग लेके चल रहे होते हैं या रेड ओशन स्ट्रेटजी अलग लेके चल रहे होते हैं। सर, तो हम बात कर रहे थे इस हवाले से, तो मुझे एक चीज़ और भी जहन में आ रही थी कि आपकी पोर्टफोलियो को जब हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी वर्सटैलिटी नज़र आ रही है। यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन, जैसे आपने भी ऑलरेडी बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन किस कदर और क्या, उसकी एस्पेन एक का आपने बताया कि जिसमें बच्चों की उल्टी वगैरह की या इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी। अब इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में एक चीज़ हमने देखी, जैसे हमने अभी ब्रांड के ऊपर बात की कि भाई FMCG भी है, फार्मा भी है। फार्मा के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी सदियों से आ रही है, यानी कि वो मैं एक समवॉट मैं उसको कहता हूँ ये तब्बे नबी का एक पार्ट है, ठीक है जी। हाईमोंट, अब इनकी प्रोडक्ट लाइन और सब चीज़ें डिफरेंट है, ये किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैंने ये देखा है कि हर्बल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं रूटीन मेडिसिन से जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और शायद उसके लिए मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजीज भी डिफरेंट होती होंगी। हाँ, थोड़ी सी देखिए, दवाई तो फिर दवाई होती है, आप चाहे कोई भी करें। हर्बल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है वो अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई। ऑल्दो हर्बल बहुत पुरानी मार्केट है। हमदर्द आज से नहीं, बिल्कुल, जॉर्ज शानदा, व्हाट इज दिस, हर्बल मेडिसिन ना बेसिकली, इंडीड, फ्लू के लिए। तो वो आज से नहीं है, बहुत पहले से। और इवन करशी है, और करशी है। तो जो फार्मा, इवन बहुत सारे FMCG ब्रांड्स भी हैं, कशी सा FMCG ब्रांड है। पेप्सी जो आपका, वो कहाँ से निकला? डिस्पेप्सी एज अ बेसिकली डिजीज। इनिशियली वो क्या था, वो आपको एक फार्मासिस्ट था जिसने इसको क्रिएट किया। हर्बल इंटरनेशनली इस वक्त काफ़ी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम जो इंटरनेशनल
R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रही थी वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गई है। जितनी एक एरा आया था जहाँ एंटीबायोटिक्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च होती थी, काफ़ी न्यू मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, वो अब उस तरह नहीं हो रही, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बायोसिमिलर्स के ऊपर मूव कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से मूव कर रहे हैं बायोसिमिलर्स के ऊपर। तो इंटरनेशनली हर्बल का भी एक कॉन्सेप्ट है और यूएस के अंदर, यूके के अंदर ये कॉन्सेप्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है और काफ़ी हुआ है। लेकिन इन पाकिस्तान मेरे ख्याल से अभी जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस हैं वो भी इवन इतनी मेच्योर नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स की, या पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 30,000 जीपीज हैं सही, ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें भी बहुत सारे क्वैक्स हैं, क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। फिर हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, पल्मोनोलॉजी है। तो ये सेगमेंट्स फार्मा का एक टोटली डिफरेंट वो है ना, या एक डिफरेंट तरीके से काम होता है। हर्बल का अच्छा, सारे डॉक्टर्स ने यही फार्मा पढ़ाया है, यही अपने मेडिकल में पढ़ा है। हर्बलिस्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में हर्बलिस्ट का अगर मैं नाम लूँ तो वो हकीम। अब वो ज़्यादातर जो अटैच है ना, ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो वो अटैच है यार, वो मतलब एक टैबू है, या फिर यार आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है जब भी आप हकीम के पास जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उसका जो हर्बल मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है या जो इफेक्ट है वो थोड़ा स्लो है, और उस एरिया को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर या कमर्शलाइज नहीं किया गया। सही, क्योंकि जितना फार्मास्यूटिकल वो उसको कमर्शलाइज किया गया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होती है ना, बाहर से ही ट्रेंड्स आते हैं, बाहर से हर चीज़ आती है। तो फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री थी जो कि बाहर बहुत सक्सेसफुल थी, वही ट्रेंड हमारे पाकिस्तान में आया, और कंपनीज ने इनिशियली पेनिट्रेशन की मार्केट में पेनिट्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की, सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो यहाँ एडजस्ट हो गई, बहुत सारी कमर्शलाइज थी। वेयरएज हर्बल उस तरह कमर्शलाइज नहीं है। अभी भी अगर आप बात करें 700 कंपनीज में, तो मेरे ख्याल से हार्डली 5 या 6 ऐसी कंपनीज हैं जो रिनाउंड या जो कुछ हर्बल के अंदर अच्छा काम कर रही हैं। अदरवाइज इतना ज़्यादा कोई कुछ जो कंपनीज है वो कोई इतनी ज़्यादा कंपनीज में है भी नहीं, और कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट बन भी नहीं रहा। लेकिन फार्मा के अंदर ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट हुई है, R&D के ऊपर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, और एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो चीज़ें बन रही हैं जो कि अच्छी एथिकल कंपनीज हैं वो बना रही हैं, और वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करके बना रही है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। तो पाकिस्तान के अंदर हर्बल में अभी कॉन्सेप्ट सेलिंग की ज़रूरत है। सही, और ये वाला जो चंक है ये अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ, ऑल्दो यूज़ हो रही हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक अपोकलिप्स की बात हो रही है। WHO कह रहा है कि यार एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे फार्मेसी हैबिट्स इतनी नहीं है ना। आप यू कैन गो ऑन अ फार्मेसी टू अ केमिस्ट एंड यू कैन बाय एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनली तो आप नहीं कर सकते, इवन दुबई के अंदर आप नहीं बाय कर सकते बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारी चीज़ें, अनटिल अनलेस वो OTC नेचर्ड ना हो। सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ना वो वाली चीज़ में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंपनी अच्छा काम कर रही है, हमदर्द आज से नहीं बहुत अरसे से कर रही है, उसकी भी हर्बल मेडिसिन है बहुत, और जो एक स्पेसिफिक नीश है, जो लोग हैं, जो एक चंक है जिनका उसके ऊपर यकीन है या ट्रस्ट है, वो यूज़ करते हैं उसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन फार्मा के अंदर वो चीज़ कमर्शलाइजेशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, और इमीडिएट इफेक्ट्स की वजह से वो चीज़ ज़्यादा हिट है। सही। अच्छा सर, आपके पोर्टफोलियो को जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही एक्सटेंसिवली चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत सारे बच्चे हैं। इवन मेरा भी एक कहीं ना कहीं एक सवाल ऐसा है कि हम अगर इस फील्ड को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, स्पेशली सेल्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बात में नहीं कर रहा, मगर इसकी सेल्स के अंदर मैंने ये देखा गया है कि आपकी अंडर ग्रेजुएशन मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि आपकी डी फार्मेसी या BSc वगैरह हो तो ही आप इस फील्ड में इजीली इन हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसने आपकी तरह BBA किया और MBA करे, तो उसके लिए आप क्या गाइडलाइंस या टिप्स देंगे वो अगर इस फील्ड को परसू करना चाहे तो?
देखिए ये थोड़ा सा एक आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे आपने भी इंटर्नी से ही शुरू किया हाँ, है। एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन कंसेप्शन भी है। दूसरा टू सम एक्सटेंट इज ट्रू एज वेल। उसकी वजह ये है कि आपका जो कस्टमर है वो भी साइंस ग्रेड है और आप भी साइंस ग्रेड है, फार्मडी जो आपने इसका बिल्कुल कहा, बिल्कुल। तो वो एक अच्छा लाइजनिंग क्रिएट हो जाता है। हैविंग सेड दैट, जो भी अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं मतलब जिनका एक प्रॉपर सेटअप है, they have a separate medical department for it. Whatever medical knowledge you want, आपको वो वहां से मिल जाएगी। बिल्कुल। Thirdly ये कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी का जब पार्ट बनते हैं तो आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं। सही। मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो यही होता है कि वो ये सोच के जाएं वो एक बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ चैरिटी। ठीक है, यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। सही। ठीक है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो उसी के लिए अगर आप उस चीज को देखें तो मेरे ख्याल से बिजनेस मैनेजमेंट इज अ परफेक्ट फिट। और जो प्रोडक्ट R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ना, समझना, डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली जो फार्मडी का जो रिक्वायरमेंट है या जो उनका बेसिक काम है वो बेसिकली QC और इस जगह पे ज़्यादा है। सही। लेकिन बिजनेस हैंडलिंग, हाउ टू सेल, इज अ प्योरली बिजनेस मैनेजमेंट। सही। सेलिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, दिस इज टोटली अ बिजनेस मैनेजमेंट थिंग। अब फार्मा वाले को तो सबसे पहले ये भी समझना पड़ता है, फार्मडी वाले को, कि उसको थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट में आके इम्यून होना कि यार ये बिजनेस स्ट्रेटजीज अप्लाई होती किस तरह है, PNL बनेगा किस तरह, निकलेगा किस तरह। लर्निंग हर जगह, जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि यार ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपके लिए, बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए, कि यार कोई PNL इज नॉट एन इशू, तो वो आगे जब ये लर्न कर सकता है तो सिमिलरली जो साइंस है वो जाके आप भी लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि उसके अंदर जो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, जब हमारे पास एक चीज प्रोडक्ट आती है उसका एक प्रोडक्ट डोजियर होता है, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल, सब चीजें, उसका मोड ऑफ एक्शन, काम करती किस तरह है, क्या है, किस तरह है। तो विद द पैस ऑफ टाइम, डाउन द लाइन 4 to 5 years, बिल्कुल आपका जो है ना ये चीज एक वो हो जाती है। विद द पैस ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं, हाँ यार ये साइंस इस तरह काम करती है और मुझे ये साइंस इतना बतानी है, इससे ज्यादा। क्योंकि जो हमारा कस्टमर है, जो कि डॉक्टर है, उसको तो ऑलरेडी पता है सारी चीजों का, तो हमें सिर्फ उसको ये बताना है कि ये काम ये इस तरह करती है, ये करती है, और उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट, और उसके लिए ये विद द पैस ऑफ टाइम आप सीख लेते हैं। व्हेन आई जॉइन फाइजर, मैंने अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई सवाल है, तो मैंने एग्जैक्टली ये सवाल किया था कि बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट, व्हाट आर माय प्रोस्पेक्ट्स, मेरा फ्यूचर क्या है फार्मा के अंदर। तो इवन उन्होंने भी मुझे यही वो कहता कि आप चाहेंगे वो बिजनेस हैंडलिंग साइड है, टीम मैनेजमेंट साइड है। ये बिजनेस ग्रेजुएट जो है, आप नहीं पता, हमने भी पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस तरह के जितने कोर्सेज हैं उनमें हमसे यही चीजें सीख रहे होते हैं ना, कि यार टीम हैंडलिंग किस तरह है, पीपल स्किल्स क्या है, पीपल हैंडल किस तरह करना है, ये चीजें किस तरह आपने निकालनी होती है। तो वो आप जब वो वाली साइड पे अपना फोकस रखते हैं तो ये वाली चीज खुद ही निकल जाती है, इट्स नॉट एन इशू। और जो आप अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, इस वक्त जिस आफ्टर 76 ईयर्स पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, वो शहजाद रोय का एक वो है कि नाजुक हालात से गुजर रहा होता है, हमेशा ही गुजर रहा होता है। तो हमेशा से सो ही रहे। हाँ, तो हम इस वक्त भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, इवन फार्मा ने भी हिट लिया है इसका, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई है और बहुत सारी चीज़ें हमें भी फील हुआ है, चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में फार्मा फिर भी बेटर है, स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो स्टिल मार्केट में देयर इज लॉट ऑफ स्पेस, और वो वाली बात है कि अगर आज हालात बुरे हैं तो कल अच्छे भी होंगे। मैं ये कहूँगा कि आपने जो इनिशिएट लिया है स्क्रैच से लिया है, तो ज़ैबिस्ट का किस तरह देख रहे हैं? ज़ैबिस्ट ऑब्वियसली ये आपका मतलब इनिशियली प्लेटफॉर्म भी यही था जहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी ली, मगर ज़ैबिस्ट की जो आपने यहाँ पर जो लर्निंग्स ली या जो आपने यहाँ पर जितना भी सीखा किसी भी लिहाज, चाहे क्लास में या एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी,
क्या देखते हैं उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है आज जिस पोजीशन पे? ये फार्मा के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा है, वो है रगड़ा। आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से ज़ैबिस्टियंस जितने भी है ना, वो क्योंकि एक और स्कूल है IBA जो हमारा और ज़ैबिस का एक ज़माने में बड़ा रहता था, तो ज़ैबिस्टियन आर ऑलवेज बीन प्रेज्ड फॉर हार्ड वर्क, कि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। जैसा आपने भी कहा कि कोर्सेज के दौरान एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, अब फला स्टेट बैंक की लाइब्रेरी चले जाओ, फला जगह से ये चीज़ निकाल के ले आओ, फला मतलब एक रगड़ा लगता था। और क्योंकि जैसा हम बात करते हैं कि टीचर्स, यहाँ की फैकल्टी ऐसी है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ही आती है, तो वो वाली चीज़ों को ज़रा वो भगाते थे, करवाते थे, क्योंकि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो उस चीज़ ने मुझे बड़े वो की हेल्प की कि ज़ैबिस ने तरफ रगड़ा लगा दिया था और हार्ड वर्किंग एक बना दिया था कि फार्मा में जाके बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो कि मैं अपने कोलीग्स को देखता हूँ कि वो लोग समझते हैं कि यार ये तो हफ्ते के लिए बात गई और ये तो कहीं इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। वो चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल होती हैं कि हाँ यार, नॉट एन इशू, क्योंकि काम करने का एक ही तरीका होता है, वो सही तरीका होता है। बिल्कुल। शॉर्टकट्स, आपको ओवरनाइट सक्सेस जो दुनिया ने देखी कि ओवरनाइट सक्सेस चीज़ें बन तो जाती हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं करती, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती। ज़ैबिस का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि हार्ड वर्किंग वाली जो चीज़ थी, मुझे वो ज़ैबिस से ही एक चीज़ आई। बहुत दफ़ा हमने भी कोशिश की यार कॉपी पेस्ट करके बस जान छुड़ाई जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं टीचर्स पकड़ ही लेते थे और फिर वो लंबा काम करना पड़ता था। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली टाइम का एक अपना होता है, कैद होती है, उसको भी गुजारना होता है, और इन फ्यूचर आपको मैं दोबारा रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें ज़रूर टाइम भी देंगे। अब जब हम देखते हैं कि लाइफ जा रही है, पीछे देखते हैं तो 10 साल तकरीबन गुजर गए दैट्स को भी, और अगले 10 साल में मतलब कि जैसे आपका, मैं जानता हूँ कि आपकी 3.5 या 3 से अबव ही CGPA है। 3.5। तो क्या देखते हैं आगे आप? PhD डॉक्टर देखते हैं अपने आप को? कहीं ना कहीं ये होता है क्या कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो कोई ऐसी ख्वाहिश, या फॉर एग्जांपल जैसे आप और हम इंडस्ट्री के लोगों के साथ पढ़ते थे, वो हमें पढ़ाने आते थे, तो आप फ्यूचर में अपने आप को टीचर देख रहे हैं, PhD स्कॉलर देख रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे फार्मास्यूटिकल के अंदर देख रहे हैं कि भाई आप हेड ऑफ द सेल्स और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी जानना चाहेंगे आप? देखिए, लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आपने जो बात की ना, मैंने पेन पॉइंट मेरा टच किया है। आपको पता है एक प्रोफेशनल लाइफ है और फिर एक पर्सनल फैमिली लाइफ। बिल्कुल। तो फैमिली लाइफ में अभी राइट नाउ मैं जिस स्टेज के ऊपर हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं टाइम निकाल पा रहा, और बैक टू क्लासरूम इज ऑलवेज अ गुड फीलिंग। अच्छा, ये समझ में आता है जब आप कॉर्पोरेट में चले जाते हैं। जब तक आप स्टूडेंट होते हैं ना, तो आप कहते हैं यार क्लास कब खत्म होगी। जब कॉर्पोरेट में जाते हैं, आप चीज़ें देख रहे होते हैं, फिर आपको एहसास होता है नहीं यार, क्लासरूम लर्निंग का एक अलग फील होता है। और जो आपको कुछ भी नए, अब तो इतना एडवांस वो है, एप्स आ गई हैं, चीज़ें आ गई हैं, आप नई स्ट्रेटजीज पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे ना। इंडीड। लेकिन जो आपका माइंड सेट होता है ना, आप हर वक्त हम जिस एरा से गुजर रहे हैं, हम हर वक्त कहीं ना कहीं बिजी हैं। ऐसा ही है। सबकी आदत है, आप मतलब आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट। हम जब कुछ नहीं कर रहे थे, आप कभी 15 या 20 मिनट बिल्कुल फारिग बैठ के, आपके हाथ में कुछ भी ना हो, आप सोचने की कोशिश करें। थोड़ी देर बाद ना आप सबकॉन्शियसली अपना मोबाइल आपके हाथ में होगा, वो पता भी नहीं होगा, उसके ऊपर कोई सोशल मीडिया ऐप खोली होगी। तो वो आपका जो माइंड सेट होता है ना, वो बहुत जरूरी है। अब वो माइंड सेट ना क्लासरूम में ही आता है, कि आप क्लासरूम में जाके बैठते हैं और आपको कोई टीचर खड़ा होकर कहता है यार पढ़ो, या ये असाइनमेंट जमा कराना है, वो सर्टेन डेडलाइन आपको मिलती है, तभी आप फिर वो रात लगाते हैं, काम करते हैं। सही। तो मैं अभी कुछ फैमिली मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 सन्स, तो वो माशाल्लाह अभी इतने ज़्यादा मुझे इंगेज रखते हैं, और अभी उनकी ऐसी एज है कि मैं उसके अंदर अभी इतना टाइम नहीं दे रहा। बट येस, आई एम वेरी मच इंक्लाइन टू स्टार्ट माई PhD। एक दफ़ा इनरोल करके फिर मैं थोड़ा सा स्टेप बैक हुआ, तो क्योंकि PhD इज़ अ फुल टाइम जॉब। कोर्स वर्क तो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो आप का थीसिस स्टार्ट होता है, वो फिर एक
फुल टाइम जॉब है और वो मुश्किल काम है उसको। और मेरा एक वो है, या तो कोई काम करो नहीं भाई, और करो तो फिर 100% पूरी एफर्ट के साथ। दिल के साथ, विल के साथ, एफर्ट के साथ फिर वो करो। तो आप 2 बॉल्स को जगल कर सकते हैं, आपकी स्टडीज एंड आपका प्रोफेशन। तो प्रोफेशन भी हमारा ऐसा होता है कि समटाइम हमें ट्रैवल भी करना होता है, रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, लेकिन फिर वो जब 3 बॉल्स आपकी जगलिंग शुरू हो जाती है फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है सही। चीज़ों को मैनेज करना। फैमिली, प्रोफेशन, स्टडीज, वो थोड़ा ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। So nice of you and highly thankful for your time and viewers, इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे जा रहा है और देखते रहिए जी हाँ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान।